साथियों नमस्कार। आज हम उस मौलिक अधिकार की चर्चा करेंगे जो मौलिक अधिकारों के लागू होने की गारंटी देता है। इसे अनुच्छेद 32 कहा जाता है, आर्टिकल 32। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह जितने भी आर्टिकल्स हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित उसमें यह शामिल है और यही वह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो कि सभी की रक्षा करता है, सभी का संरक्षण देता है। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान के रचयिता थे, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा था। आप सोचिए कि अगर अनुच्छेद 32 ना हो जो कि सभी मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो सोचिए कि किस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा कि जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होने से कोई नहीं रोक रहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताता है। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम एक एक करके जो है इसके बारे में जो है समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का रक्षक इसे कहा जाता है। वो कौन सी 5 रिट है। 5 रिट का मतलब ये होता है, रिट का मतलब होता है कि एक न्यायिक निर्देश या आदेश होता है जो कि यह बताता है कि किस प्रकार से मौलिक अधिकारों को हनन को रोका जाए। इन 5 रिटों को जो है समझने से पहले हम इस चीज़ को समझ लें कि मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो किस प्रकार से होता है। सामान्य रूप से आपके मौलिक अधिकारों का जब कोई हनन होता है तो कुछ ना कुछ सामान्य कानून बनाए गए हैं। अगर उन कानूनों का पालन नहीं होता है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपको सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ती है। और जब आप सुप्रीम कोर्ट की शरण लेते हैं तो 5 रिट के माध्यम से आप जो है शरण ले सकते हैं। 5 रिट के माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं और वो 5 रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अधीनस्थ न्यायालय को या फिर उस सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जो कि आवश्यक होता है। इन 5 प्रकार की रिटों को जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। उपचार का मतलब होता है इलाज, और इलाज जैसा हमारा शरीर है हम इसे 5 भागों में बांट लें कि हमारा एक दिमाग है, एक हमारा हृदय है, हमारा पेट है, हमारा पैर है, हमारी रीढ़ है। तो इसी प्रकार से हम वो 5 रिटों को जो है समझते हैं और इसके इलाज की आवश्यकता है कि अगर इसके सिस्टम में किसी प्रकार की समस्या आ गई तो हम किस प्रकार से जो है जानेंगे। एक एक रिट के बारे में। सबसे पहली रिट हमारी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नाम से स्पष्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात किसी व्यक्ति को जो है अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो वह व्यक्ति जो है आप समझिए कि जीवन जीने का अधिकार किसी का छीना जा रहा है। आर्टिकल 21, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि उस व्यक्ति का अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है। और उस व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर किसी व्यक्ति को जबरन अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो किस प्रकार से उसे छुड़ाया जाए, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होने से रोका जाए। इसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण बताया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि सशरीर किसी व्यक्ति को जो बंदी बनाया गया है अवैध रूप से उसे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पेश करना। इसके लिए रिट जारी किया जा सकता है। इसको एक उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे एक आर्टिकल 22 है, अनुच्छेद 22, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के भीतर उसे संबंधित कोर्ट में पेश करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो अनुच्छेद 22 के तहत जो है उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो अगर वह व्यक्ति 24 घंटे के भीतर न्यायालय में नहीं पेश होता है तो समझिए कहीं ना कहीं अवैध काम हो चुका है और उस व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो चुका है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं या फिर हम उसके अधीनस्थ न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 अर्थात 226 के तहत। तो 2 प्रकार से हम जो है रिट जो है ले सकते हैं। एक जो है 226 के तहत हाई कोर्ट से और दूसरा आर्टिकल 32 के तहत जो है हम सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। प्रतापगढ़ का एक लड़का दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान एक लड़की से उसका अफेयर हो जाता है। दोनों आपस में प्रेम करने लगते हैं। फिर बात शादी तक पहुंच जाती है। शादी के बाद जब यह बात पहुंचती है उनके घर पर तो शादी के लिए उनके घर वाले जो है जब जान जाते हैं कि मामला क्रिटिकल है, लड़की नहीं मानेगी, तो उसकी शादी के लिए जो है राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आपकी शादी उसी लड़के से होगी। लेकिन जब वह लड़की घर पर पहुंचती है किसी तरीके से तो उसे बंदी बना लिया जाता है। लड़का काफ़ी परेशान होता है, वह पुलिस के पास जाता है, संबंधित थाने पर जाता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई FIR दर्ज नहीं की जाती है और वह समझता है कि उस लड़की को घर में ही बंदी बनाया गया है।
वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है आर्टिकल 32 के तहत, क्योंकि उस लड़की का मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। उसे एक घर में जो है कैद कर लिया गया था, उसे किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, जिससे उस लड़की के जीवन प्रभावित हो रहा था, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही थी। वह लड़का 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाता है और रिट दायर करता है, जिसके कारण जो है उस लड़की को सशरीर पेश करना पड़ता है। अब अगले हम रिट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, अंग्रेजी में इसे मैंडमस कहा जाता है, जिसे कहा जाता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है कि सबसे बड़ा आदेश, कि उसके आगे और किसी का आदेश नहीं है। और किसका आदेश हो सकता है आप जान सकते हैं। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है सुप्रीम कोर्ट। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके लिए कानून बनाया गया है, जैसे किसी व्यक्ति का FIR नहीं दर्ज हो रहा है थाने में, अब थाने में FIR दर्ज नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट चला जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह सबसे पहले उसमें एक प्रोविज़न दिया गया है कि अगर थाने में FIR दर्ज नहीं हो रही है तो आप CO के पास जाइए, आप जो है SP के पास जाइए, आपका फिर भी नहीं दर्ज हो रहा है तो आप 156(3) के तहत जो है कोर्ट में जाइए। लेकिन अगर वो भी नहीं हो रहा है तब आप आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट का दरवाज़ा आर्टिकल 226 के तहत जो है खटखटा सकते हैं। एक छोटा सा मामला हम आपको बताते हैं। सांसद बृजभूषण शरण के खिलाफ जो है एक मामला चल रहा है। पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है, दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ और लड़कियों ने उन पर जो है यौन शोषण का आरोप लगाया। पॉक्सो के तहत जो है अभी हाल में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ये मुकदमा किस प्रकार से दर्ज हुआ आप जानते हैं कि सामान्य रूप से ऐसे थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह एक प्रभावशाली नेता है। बृजभूषण शरण सिंह के ज़्यादा असरदार होने के कारण, प्रभावशाली होने के कारण थानों में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। पहलवानों ने निराश होकर के जो है एक काम किया, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया और अंत में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। आर्टिकल 32 कहीं ना कहीं इस बात को जो है बताता है कि जब पहलवानों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, FIR दर्ज नहीं हो रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये पता था कि अगर यहाँ पर जो नेता हैं वो निश्चित रूप से प्रभावशाली होंगे और आम आदमी का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं हनन होगा, तो ऐसे मामलों के लिए निश्चित रूप से इन लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आर्टिकल 32 के तहत बृजभूषण शरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा और मुकदमा दर्ज हो गया। तो परमादेश की जो ताकत है वो इसी से जो है समझी जा सकती है। अगले रिट की चर्चा करेंगे हम, जिसका नाम है प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध। इसको समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि सभी जितने भी न्यायालय हैं, ये न्यायालय से संबंधित जो ऐसी रिट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये इस न्यायालय से संबंधित है, जिसमें उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जो है इस प्रकार की रिट जारी करता है। कि जैसे मध्य प्रदेश एक राज्य है, एक उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तो सभी जितने भी हाई कोर्ट हैं संबंधित राज्य के मामलों को जो है देखते हैं। उसी प्रकार से ज़िले में भी बनाए गए हैं और उसी प्रकार से क्राइम के हिसाब से कहीं ना कहीं न्यायालय, जैसे एक सत्र न्यायालय है, छोटा न्यायालय है, CGM का न्यायालय होता है, तो कहीं ना कहीं सबका अपना अपना एक विशेषाधिकार होता है कि किस मामले की सुनवाई कौन करेगा। सबका जो है ये बताया जाता है कि 7 साल तक के मामलों की सुनवाई कौन करेगा। आजीवन कारावास तथा मृत्युदंड से संबंधित सत्र न्यायालय करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी ऐसे मामले की सुनवाई होते समय कोर्ट में जो है अपने अधिकार को जो है समझ नहीं पाते हैं और क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर के कहीं ना कहीं कोई निर्णय सुना देते हैं। जैसे CGM का न्यायालय है। CGM का न्यायालय का मतलब होता है कि छोटा या उससे 7 साल तक के जो है मामले जो हैं उन सब की सुनवाई करे। लेकिन अगर CGM किसी को जो है फांसी की सज़ा दे दे तो कहीं ना कहीं उसके क्षेत्राधिकार का हनन हो रहा है। और दूसरी चीज़ अगर देखी जाए कि अगर मध्य प्रदेश में कोई मामला है, उत्तर प्रदेश का जो है कोई मामला है, मध्य प्रदेश की कोर्ट में जो है सुनवाई की जा रही है, तो उसका क्षेत्राधिकार नहीं है। तो इस प्रकार से जो है क्षेत्राधिकार से संबंधित जो मामला होता है, जब उसका हनन होता है और उसमें कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार जो है टकराते हैं, तब उस समय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय को जो है रिट जारी करता है, प्रोहिबिशन का रिट जारी करता है, रोकता है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, प्रतिशत का मतलब है कि रोकना, कि अर्थात आप जो है इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इसको यहीं पर रोक दीजिए, फिर अगले क्रम में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इस काम को रोक दीजिए।
अब हम अगले रिट की तरफ बढ़ते हैं। यह रिट भी न्यायालय से ही संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के ऐसे फैसलों को जो है, जो फैसला दे दिया जाता है उसके विरुद्ध जो है जब बात आती है, उसको रोकने के लिए जब फैसला किया जाता है तो उसे जो है उत्प्रेषण कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते हैं। आपको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। किसी व्यक्ति को फेफड़े की कोई समस्या है, फेफड़े में कोई समस्या है और वह व्यक्ति चाह रहा है कि जो है कि वह ठीक हो जाए, तो सबसे पहले अगर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर यही कहेगा, भैया एक काम करो, सबसे पहले आप जो सिगरेट पीना जो है बंद कर दो। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, वो व्यक्ति जो सिगरेट पीता है, तो सिगरेट पीना जो है अगर वो बंद कर देता है तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं जो प्रतिषेध हम बता रहे हैं कि उसका उपाय है, लेकिन वह पीते पीते इतना पी गया कि उसका जो है फेफड़ा पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब उसको अस्पताल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये समझिए कि उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि अब उसको जो है रोका जाएगा, जबरन रोका जाएगा कि आपने जो काम किया है, लगातार सिगरेट पीने का जो काम किया है गलत है, इसलिए जो है। तो ये अंतर है कि जहाँ प्रतिषेध में सिर्फ जो है उनके अधिकारों का क्षेत्राधिकार से बढ़ करके जो है काम किया जा रहा था, उसको रोका गया, और यहाँ पर जो है उत्प्रेषण में जब उनके द्वारा कोई फैसला दे दिया गया, उस फैसले पर रोक लगाई गई। तो ये अंतर है। दोनों के बीच में जो है अंतर को जो है समझना बहुत ही आवश्यक है। अगले रिट की चर्चा करते हैं जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। नाम से ही पता चल रहा है कि अधिकार को पूछना कि किस अधिकार से आपने ये काम किया है। एक उदाहरण से हम इस चीज़ को जो है समझते हैं कि कोई व्यक्ति जो है जिस चीज़ के लिए जो उसको नियुक्त किया गया है, जैसे कोई लोक सेवक है, सरकारी कर्मचारी है, तो उसको एक काम दिया जाता है कि भाई आप इस काम को कीजिए। जैसे अगर लेखपाल है, लेखपाल का काम क्या होता है? सामान्य रूप से भूमि संबंधित जो मामले होते हैं उसकी पैमाइश करना, उसे नापना, उसका रिपोर्ट तैयार करना। वहीं पर सरकार ने एक काम और कर दिया है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जो है जारी करने की शक्ति उनको दी गई है। किसी व्यक्ति की जाति को लेकर के जो है लेखपाल या जो है जाँच करता है कि वह व्यक्ति जो है किस जाति का है, जब कोई ऑनलाइन आवेदन होता है। तो अगर यह ताकत जो है या शक्ति जो है उस लेखपाल को दी गई है तो उसको एसडीएम नहीं कर सकता। एसडीएम सिर्फ आदेश दे सकता है। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर जो है इस चीज़ को कर रहे हैं कि भाई हम लाइए, हम जो है उस पर सिग्नेचर कर देते हैं, तो उनका अधिकार नहीं है। अधिकार जिसका अधिकार है वही व्यक्ति जो है उस काम को कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक और उदाहरण हम समझते हैं कि जैसे आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास चले गए सरकारी अस्पताल में, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर जो है तुरंत जो है मरहम पट्टी किया, कोई चोट लगी है, मरहम पट्टी कर रहा है, अचानक वह जो है बिजी हो गया फ़ोन में, और उसी स्थान पर जो है एक जो चपरासी है वहाँ पर जो है झाड़ू लगाने वाला जो स्वीपर है वह आकर के जो है मरहम पट्टी करने लगा, सुई लगा, इंजेक्शन लगाने लगा। तो ऐसी दशा में कहीं ना कहीं यह जो है जीवन जीने के अधिकार के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है, और उस व्यक्ति से पूछा जा सकता है कि आप किस अधिकार के तहत जो है इस व्यक्ति को जो है यह आदेश दिए कि यह जो है